उस पे देखिए। आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आए हैं और इस मंच से उसको उठाना चाहते हैं। कल शाम को दो भयावह डेटा सामने आए, जो ज्यादा भयावह है। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद जो कारण है उस डेटा का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस देश में गरीबी, गुर्बत और भूख एक भयावह स्थिति में है, पर मोदी सरकार की तरफ देखिए तो वो बेखबर हैं, बेखौफ हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कल शाम को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल के दौरान 5.6 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्याधिक पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी में ढकेल दिए गए। यह एक बड़ा खुलासा है। और यह करने से पहले वर्ल्ड बैंक ने यह भी किया कि तीसरी बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को इस साल घटाया और 7.5% से घटाकर 6.5% पर कर दिया गया। अब विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, जो एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, वो कम है, क्योंकि उन्होंने डॉलर के परचेजिंग पावर पैरिटी मूल्य को करीब 20 पर रखा है। और असल में जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो स्थिति जमीनी हकीकत है, वो और भी भयावह है। कुछ विशेषज्ञों ने आंकड़े देकर कहा है कि 27 से 30 करोड़ लोग अत्याधिक अथक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी का शिकार हुए। नीति आयोग का जो बहुआमी गरीबी सूचकांक है, मल्टीलैटरल पावर्टी इंडेक्स, वो कहता है देश के 25% लोग गरीब हैं। 140 करोड़ की इस आबादी में 36 करोड़ 25 लाख लोग गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यह देश गांधी का देश है, जिन्होंने कहा था नीति निर्माण के वक्त पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति का चेहरा याद करिएगा। वहां पर गरीबी लगातार बढ़ रही है। और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में हमने तमामों लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर उठाया था, 27 करोड़ लोगों को। इसी स्थिति से घबराकर, इसी स्थिति की आशंका थी जब कांग्रेस अध्यक्ष ने और श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह किया था कोविड के दौरान कि लोगों के हाथ में पैसा डालिए, लोगों के हाथ में पैसा डालिए, कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कुचक्र अर्थव्यवस्था का हो गया वो ना होता। अगर बात सुन ली होती तो ये लोग गरीबी में की सीमा रेखा के नीचे और अथाह गरीबी में ना ढकेले जाते। अगर सरकार के कान पर जूं रेंगी होती हमारी बातों पर, तो करोड़ों लोग चिलचिलाती धूप में पैदल ना चलते। अगर उन्होंने सुना होता तो तमामों लघु मध्यम उद्योग बंद ना होते। अगर उन्होंने सुना होता तो अर्थव्यवस्था इस बुरी तरह से ठप ना होती। अब हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को, अब हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाने को सरकार एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का नाम दे दे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अकेले ऐसा नहीं किया है। मूडीज का भी यही कहना है, फिच ने भी यही किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यह किया है, तमामों ब्रोकरेजेस ने, तमामों क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज ने हमारे जीडीपी ग्रोथ को लगातार नीचे ढकेला। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल साजिश है जो कि सरकार कह सकती है तो छोड़ दीजिए ईडी। अब आपकी ईडी वर्ल्ड बैंक के भी पीछे पड़ जाए, पर उसमें शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन व्यंग के आगे असली सच सुनना जरूरी है। बुरी तरह से बदतर हो रहे हैं हालात। 82 रुपया 33 पैसा मूल्य हो गया है रुपए का $1 के बनिस्पत। 82 रुपया। जो कहते थे कि होड़ लगी है रुपए की गिरावट और प्रधानमंत्री की गिरती हुई प्रतिष्ठा में, वो किस गोता में गोता खार बन के अपनी प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता।
लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार इस साल की शुरुआत से अभी तक $100 बिलियन खर्च हो चुका है, $100 बिलियन, और उसके बाद भी रुपए की गिरावट को रोका नहीं जा पा रहा है। चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, भयावह स्थिति है। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा दोगुना हो गया है। एक्सपोर्ट 3.5% डिप कर रहा है। एफएमसीजी की सेल, जो जरूरी सामान होते हैं, तेल, नमक, टूथपेस्ट, सर में लगाने वाला तेल, साबुन, शैम्पू, 10% इनकी सेल में गिरावट आई है। यह सीधा गरीबी से रिलेटेड है। इस मंद उपभोग और कम निवेश के चलते बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, तमाम एमएसएमईज बंद हुए हैं, और उसके ऊपर से महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। इसका असल में आईना जो है वो तो आरबीआई दिखा रहा है सरकार को। 4 बार रेट बढ़ाए गए हैं, लोन भी महंगा हो रहा है, ईएमआई भी ज्यादा हो रही है। यह सरकार की फिस्कल नीतियों की विफलता का परिणाम है। पर इस भयावह स्थिति से क्या मोदी जी परेशान है? जी नहीं, खोखला प्रचार जारी है। गरीब की थाली में प्रहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ड्रोनाचार्य बने हुए हैं। ड्रोन से अब आलू उठवाएंगे, उसी आलू से जिससे उन्होंने सोना बनाने को कहा था। मोदी जी पहले आलू से सोना बनाने वाले थे, अब ड्रोन से आलू उठवाएंगे। मोदी जी मेट्रो का 2019 में भी उद्घाटन करते हैं, फेज 1 का अहमदाबाद में, फिर फेज 1 का सितंबर 2022 में करते हैं। यह सब काम चलता रहेगा, खोखला प्रचार, ताली वाली सब चलती रहेगी, लेकिन गरीब इस देश में और गरीब होता रहेगा, शिकन नहीं आएगी चेहरे पर। इस देश का किसान आत्महत्या करेगा और आपका नाम लिखकर आत्महत्या करेगा, और आप ड्रोनाचार्य बनकर ड्रोन से आलू को उठवाइएगा। इसीलिए कुछ ज्वलंत सवाल हैं और इसी के साथ हम अंत करेंगे। इस देश में जब कच्चे तेल का वैश्विक दाम $116 प्रति बैरल से घटकर $91 प्रति बैरल हो गया, इस दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं घटाया गया? सीएनजी का दाम ₹6 बढ़ा दिया और पीएनजी का दाम ₹4 बढ़ा दिया। लोगों की जेब को डाका डालना इसको कहते हैं। देश की 130 ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट 200% बढ़ा दिया, फीस 400% बढ़ा दी यूनिवर्सिटीज में। इसका क्या जवाब है? क्या यह गरीबी पर प्रहार है या नहीं है? आटा और दूध जैसी चीजों का दाम, आग लगी हुई है उनमें, क्या इससे गरीब का भला हो रहा है? विश्व हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 पर हैं हम, नेपाल और भूटान के नीचे। क्या गरीब को 2 वक्त भरपेट खाना दिलाना आपका काम नहीं है मोदी जी? और 135 करोड़ के इस देश में, 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोगों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो आपका मुफ्त का अनाज लेने के लिए मजबूर है। यह आपकी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी विफलता है। जिस दिन समझ जाइएगा, गरीबों का भला करिएगा। तो अब बताइए, आप गरीबों के लिए क्या करिएगा? आंख मूंद कर मुंह फेर लीजिएगा जैसा कि अभी तक करते आए हैं, या उनके लिए कुछ करिएगा? हां, आप बधाई के पात्र हैं। 643वें नंबर पर अडानी जी थे आपके सत्ता में आने से पहले। आप उनको विश्व के अमीर आदमियों की सूची में दूसरे नंबर पर ले आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन थैंक यू मोदी जी, 5,60,00,000 एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, अथाह गरीबी में धंसने वाले लोगों के लिए किसको कहा जाए, इस बात का भी जवाब दीजिए। I will very briefly make a statement in English. According to the World Bank's report last evening, 5.6 crore Indians have been pushed into abject poverty, extreme poverty during the COVID crisis. The World Bank for the third time has also reduced India's estimated GDP growth targets from 7.5% to 6.5%. In fact, according to experts, extreme poverty is not just 5.6 crore people. It could be anywhere between 27
to 30 crore people. The Niti Ayog's own multilateral poverty index estimates about 30 crore people, 37 crore people living in poverty in India, 25% of India's population. 1/4 of India's population, according to the Niti Ayog, is living in poverty. I wish they had paid heed to the Congress's suggestions. I wish they had taken on board suggestions made by Shri Rahul Gandhi ji and the Congress president. They kept saying put money in the hands of people during the corona crisis. And if you had done that, our economy wouldn't have worsened as it has. People wouldn't have been as poor as they are today. And of course, businesses wouldn't have shut down. Besides, migrant labor wouldn't have had to walk home. The World Bank, like I said, is not in isolation to cut India's GDP growth target. Moody's, Fitch, Asian Development Bank, amongst many other credit ratings agencies and brokerages have also done that. Now, this could be an international conspiracy according to the government of India. And if it is, you can unleash the ED. But the reality is that the economic situation has only worsened. The rupee has weakened to 82.33 paisa to a dollar. We have spent $100 billion of our forex reserves since the beginning of this year to no avail. $100 billion eroded from our forex reserves. We are facing a huge twin deficit problem of current account deficit and fiscal deficit. Trade deficit has doubled over a one-year period. Exports are down 3.5%. Unemployment is on the rise. FMCG sales are down 10%, which tells you that consumption is low and which is why investments are low and which leads to joblessness. Crores of lakhs of MSMEs have shut down. And to top it all, high prices has made life extremely unbearable and difficult for the poor. And it is not us. The RBI's monetary policy is showing you a mirror. They have raised rates 4 times because of high prices, because of a weak rupee. This will make loans costlier, this will make EMIs higher. But does the PM care? No, he does not. Because if he did, he will not be making empty promises. If he did, he would not be advocating drones to pick potatoes and leave farmers to commit suicide. If he cared, he would not be inaugurating the same phase 1 metro of Ahmedabad, first in March 2019 and then in September 2022. If he did, he would not indulge in pure politics and not look at the plight of people. We have 6 very important questions. The price of global crude oil has dipped from $116 a barrel to $91 a barrel. Why have petrol and diesel prices not gone down in tandem? And does that not impact the poor? CNG prices are up 6 rupees, PNG up 4 rupees. Does that not impact the poor? You have increased fares of 130 trains and there's a 200% rise in platform tickets. Does that not impact the poor? Atta and milk have seen unprecedented price rise from 22 rupees a kg to 40 rupees a kg for common flour, and milk has gone up from 35 to 60 rupees a liter. Does that not impact the poor? In the World Hunger Index, we are at 101st position in a list of 116 nations, trailing countries like Nepal and Bhutan. Does that not impact the poor? And do you realize that in a country of 135, 140 crore people, if 80 crore people are dependent on the free ration that you are distributing, and you claim this to be one of your achievements, do you realize this is how poor the country has become? You have brought the country to a threshold where more than half the population is dependent on free ration. You deserve congratulations for taking Mr. Adani from a 643rd position in the world's Richie Rich to the 2nd position. Who will take the credit for pushing nearly 6 crore people in abject extreme poverty? That is the question that the Prime Minister must answer. We will take questions on suo motu first. जो गरीबी है उस पर पहले सवाल लेंगे और बाकी उसके बाद में.
ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है और ये समझाना जरूरी है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम बिजनेस के खिलाफ कतई नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रॉफिट एक खराब शब्द है। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि बिजनेसेस को पनपना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मोनोपोली और एकाधिकार जो क्रिएट करने का काम किया है, हर पोर्ट, हर एयरपोर्ट एक आदमी के नाम, बैंक का लोन एक आदमी के नाम, 5.5 लाख करोड़ की लोन राइट ऑफ एक आदमी के, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिजनेस को पनपना चाहिए। बिजनेस पनपेगा तभी नौकरियां बनेंगी, तभी रोजगार बनेगा। लेकिन इनमें से कितने बिजनेसेस में, जो हम दो हमारे दो हैं, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाई हैं पिछले 8 साल में, यह भी सवाल पूछना पड़ेगा। बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे तभी जो सुचक्र है इकोनॉमी का वो चलेगा। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है अडानी जी से और अंबानी जी से, लेकिन हां, मुझे सरकार की एक तरफा नीतियों से आपत्ति है। 643वें रैंक से अगर कोई व्यक्ति दूसरे रैंक तक पहुंचा है, उसमें सरकार का अथाह सहयोग रहा है। ऐसा ही सहयोग सरकार 6 करोड़ अथाह गरीबी में रहे लोगों के लिए भी कर दे, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिजनेस पंप के निजी क्षेत्र प्रोग्रेस करे और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का काम हमने किया था 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से, और उसके चलते पॉवर्टी खत्म हुई, उसके चलते ग्रोथ बढ़ी, उसके चलते मिडिल क्लास बढ़ा इंडिया का। लेकिन अब जो हो रहा है वो पूरा उल्टा हो रहा है। अब जो हो रहा है वो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए किया जा रहा है और वो सर्वथा गलत है। क्या राजस्थान में जब अडानी को इनवाइट किया जाता है या उनके साथ पिक्चर्स आती हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री में, तो भी मोनोपोली एक स्टेप और आगे नहीं जाती? नहीं, मुझे नहीं लगता आप मेरी बात को फिर आपने सुना या समझा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले ही कहा, बिजनेसेस पनपेंगे जब वो निवेश करेंगे, और बिल्कुल निवेश होना चाहिए। राजस्थान में ही क्यों, छत्तीसगढ़ में भी करिए, झारखंड में भी करिए, दूर दराज के इलाकों में जाके असम में भी करिए, नॉर्थ ईस्ट में भी करिए, तमिलनाडु में करिए, कश्मीर में करिए, हर जगह करिए, निवेश करिए। लेकिन निवेश करना एक चीज होती है, और सरकार जिस तरह से नीति बनाकर बैकडोर एंट्री देती है, केंद्र सरकार की मैं बात कर रही हूं, वो गलत है। आप पूरी तरह से वाकिफ है कि किन 2 बिजनेस हाउसेस के लिए वो काले कानून बने थे किसानों के खिलाफ, जो वापस करने पड़े। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अंबानी जी, अडानी जी ग्रोथ करें, पैसा कमाएं, देश में नौकरियां बनाएं, एक नहीं तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी फोटो आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह की मोनोपोली, जिस तरह का संरक्षण एक तरह से सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स को मिल रहा है, वो गलत है। Any other questions? अब इन पर मुझे हंसी भी नहीं आती है, थोड़ा तरस आता है कि रुपया तो 40 पर आने वाला था मोदी जी के आते हुए, तो रुपया मोदी जी की बात ना सुनकर बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहा है। और ये वो मोदी जी हैं जो कहते थे मुझे बड़ी चिंता है, मैं शासन में बैठा हूं। रुपया कमजोर सिर्फ डॉलर के कारण नहीं होता है, रुपये का कमजोर होने का कारण करप्शन है, रुपये के कमजोर होने का कारण नीति निर्धारकों की नियत में खोट है। अब किसकी नियत में खोट है? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस मंच से हम इसको जरूर उठाना चाहेंगे। यूएस के एसईसी ने, जो उनका मार्केट रेगुलेटर है हमारी तरह सेबी, उसने ओरेकल को फाइन करा है, गिल्टी पाया गया है, दोषी करार करके फाइन किया है कि ओरेकल ने $500,000 की घूस रेलवे के अधिकारियों को रेल मंत्रालय में भारत में 2016 में जब पीयूष गोयल थे तब दी। वहां पर फाइन हो गया। यहां पर मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और एक सुई पटक सन्नाटा। कोई इंक्वायरी आपने सुनी? क्या यह पता किया गया कि एक कंपनी को अमेरिका में फाइन देना पड़ रहा है घूस देने के लिए? यहां पर वो घूस किसने ली, उसमें कौन कौन लिप्त था? एक शब्द नहीं। इसी करप्शन के चलते आज रुपया टूट रहा है।
और रुपया ऐसा टूट रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार का $100 बिलियन आपने लगा दिया, लेकिन रुपया संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि होड़ तो लगी है रुपए की गिरावट में और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और साख में। आबरू से बड़े बेआबरू हो चले हैं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और उनकी मानसिक परिपक्वता को दुनिया ने देखा है। मुझे लगता है फेक न्यूज के सरगनाओं पर मैं इस मंच से बात नहीं करूंगी। मैंने इस बात का जवाब दे दिया है कि निवेश करना, बिजनेसेस का पनपना, निजी क्षेत्र का बढ़ना, इसकी नींव हमने रखी थी। और मैं बिल्कुल कहती हूं, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी, जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र गाड़ी के दो पहिए बनकर चलने थे। लेकिन सरकारी क्षेत्र को आप ध्वस्त कर देंगे और निजी क्षेत्र के लिए मोनोपोली क्रिएट करेंगे। 643वें नंबर से जब आप दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति को ले आए हैं, इतना ही ध्यान, इतनी ही कृपा, इतनी ही दया, इतनी ही थोड़ी सी नीतियां आपने देश के गरीबों के लिए भी बना दी होती, जिनकी थाली का आटा भी आप गीला करने पर आमादा हैं। अगर ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो राजनीतिक प्रतिशोध क्या होता है? अगर ये जो कार्यवाही हो रही है, कर्नाटक में जब यात्रा चल रही है और डीके शिव कुमार जी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उस यात्रा में ना चल पाए, उन्होंने आपसे वक्त मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा थोड़े दिनों बाद मुझे बुला लीजिए, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी कबूल नहीं है। ये क्या है? क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स, क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है? क्या ये ईडी का गलत दुरुपयोग नहीं है? इस सवाल का जवाब तो आपको देना है। इस सवाल का जवाब आपको देना है कि अभी अभी मैंने रेलवे में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात करी, जहां पर एक कंपनी को दोषी पाया गया है, उन्होंने फाइन पे किया है $400,000 का घूस देने के लिए, लेकिन एक शब्द नहीं, आंखों पे पट्टी, मुंह में दही जमी हुई है मोदी सरकार के। डन? एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।